everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आल्सो प्रोवाइड यू सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी और राजस्थान बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर. एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है मैम, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर. क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस. कहने का मतलब ये है मैम, फ्रांस में रेवोल्यूशन की सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, वो कौन से सर्कमस्टांसेस से, कौन सी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ. अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो वहाँ का जो रूलर था वो डिस्पोटिक रूलर था. उनको वहाँ की चीज़ें, उन्होंने ज़्यादातर जो पैसा है वो फिजूल खर्ची में किया, राइट. वो समझ नहीं पाए, लोगों की डिमांड्स को समझ नहीं पाए और उन पे टैक्स इम्पोज करते गए. पहली कंडीशन मैम, चलिए ठीक है, ये एक हो गया. दूसरा, फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसका डिवीजन 3 एस्टेट्स में था, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के साथ जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थी, बहुत ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे और उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था. टैक्स सिर्फ एक ही एस्टेट को देना पड़ता था, वो कौन थे मैम, थर्ड एस्टेट. उनको ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, सबसे ज़्यादा नहीं, टैक्स ही उनको पे करना पड़ता था. ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं चलेगा बिल्कुल. दूसरा, अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए, वहां पर हर चीज के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और टैक्स लगते जा रहे हैं, राइट. शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. एक ही हो गया, हर चीज के बेसिक कॉमोडिटीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. उसके बाद आता है रोल ऑफ फिलोसोफर्स. बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, जैसे कि हमारे मॉन्टेस्क्यू है, जॉन लॉक है, ठीक है, रूसो हैं, जिनके आइडियाज़ ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, इनकरेज किया उन क्राउड्स को कि किस तरीके से अपने देश में वो लोग बदलाव ला सकते हैं, राइट. उसके बाद अगर बात करें तो एक मिडिल क्लास सोसाइटी सामने आई. देखिए, एक रिच है, एक पुअर है. रिच तो है का काम है लोगों को सप्रेस करना, और पुअर वो होते जाने, उनको पता उनकी कोई सुनेगा तो नहीं. लेकिन एक न्यू, जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में, तो उस टाइम पे एक नई क्लास उभर कर आई थी, वो थी मिडिल क्लास, जिसमें लॉयर्स थे, बिग बिजनेसमैन थे, ठीक है, बिग बिजनेसमैन थे, आपके मर्चेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे. तो वो लोग जो थे, उन लोगों ने चीज़ डिमांड को समझा और वो ये मतलब लोगों के दिमाग में ये चीज़ लाना शुरू की कि प्रिविलेजेस वगैरह कुछ नहीं होते. क्या प्रिविलेजेस, कौन से प्रिविलेजेस, क्यों सेकंड और फर्स्ट स्टेट को इतने, सब बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. नो वन इज अबव द लॉ, सब कानून की नज़रों में बराबर है और सबके लिए सिमिलर, एक जैसे राइट्स होने चाहिए. तो ये सब कुछ रीजंस थे किसके मैम, ये सर्कमस्टांसेस थे जिसने आउटब्रेक किया किसको, रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट को. कहाँ पे, फ्रांस में. तो चलिए डिस्कस करते हैं. द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कॉजेज में सबसे पहले डिस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16, राइट. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है. एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची की गई, पैलेस को मेंटेन किया जा रहा है, छोटी मोटी चीज़ों में मतलब सोच समझ के कुछ भी नहीं हो रहा है. ऑफ द किंग लेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस. तो उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे. कहाँ पे मैम, फ्रांस में. दिस फोर्स्ड किंग टू इंक्रीज टैक्स मोस्टली पेड बाय द थर्ड एस्टेट. और ज्यादातर टैक्स कौन पे कर रहा है, थर्ड एस्टेट को. जब राजा की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो खराब हो गई है, तो वो उसको कैसे ठीक करेगा मैम, टैक्स इंपोज करके, क्योंकि उसको लगता है कि जनता बनी ही उसको टैक्स देने के लिए. लुई 16 को यही लगता था कोई बात नहीं, वो फिजूल खर्ची इसलिए करे, उसको पता है
कि वो टैक्स को निकाल ले, मतलब टैक्स से लोगों से जो है अपना वो ट्रेजरी भर लेगा, लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं, राइट। इट क्रिएटेड क्योस इन द सोसाइटी, इसकी वजह से जो है सोसाइटी में वो हलचल जो है वो फैल चुकी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है प्रिविलेजेस एंड बर्डन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। प्रिविलेजेस एंड बर्डन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट जो है, हमने पढ़ा था कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट थी मैम, उनको कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस दी गई थी बाय बर्थ, ठीक है, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई थी बाय बर्थ। द फर्स्ट 2 एस्टेट्स वर कंप्राइज्ड ऑफ द क्लर्जी हैं, नोबैलिटी हैं, राइट, विच वॉज सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है वो लोग। द फर्स्ट 2 estates were comprised of the clergy and nobility which was 10% of the total population। जो टोटल पॉपुलेशन के कितने हैं मैम, सिर्फ 10% है। रेस्ट ऑफ द 90% पॉपुलेशन जो है मेड अप ऑफ द थर्ड एस्टेट की है, दैट पेड ऑल द वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करती है। तो सारे जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा था टाइल एक डायरेक्ट टैक्स है जो पे किया जाता है किसको, स्टेट को, ठीक, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि टोबैको पे टैक्स, ठीक है, सॉल्ट, जो बेसिक कॉमोडिटीज है उन तक पे टैक्स था, ठीक है। वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स कौन भर रहा है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट भर रहे हैं मैम। दिस डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसकी वजह से रेवोल्यूशन तो करना ही था थर्ड एस्टेट को एक दिन, राइट। सारे प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को, क्यों, तो इस तरीके से एक रीजन ये हमारे सामने आया। राइजिंग प्राइजेस, हर चीज का प्राइस जो है बढ़ रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैज इंक्रीज, पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, रिजल्टेड इनटू मोर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड तो होगी ही होगी, लेकिन वो जो फूड ग्रेन्स जो अब हार्वेस्ट हो रहे हैं उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। द पुअर वर नॉट एबल टू बाय द हाई प्राइस ब्रेड को वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं मैम, एंड सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडन, बढ़ता बढ़ता और बढ़ जा रहा है। उसके बाद इंस्पिरेशन बाय द फिलोसोफर्स, राइट, ये जो फिलोसोफर्स हैं ये इनको इंस्पायर कर रहे हैं, कैसे इंस्पायर कर रहे हैं मैम, द फिलोसोफर्स लाइक लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू ने जो उनके आइडिया थे किसके, भाई फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भी, नो वन इज अबव द लॉ, सब बराबर है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट चाहे थर्ड स्टेट सब बराबर हैं। तो वो सब जो आइडियाज हैं वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे रेवोल्यूशन के लिए। मॉन्टेस्क्यू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ हैविंग अ सोसाइटी, किस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, वेयर द पीपल एंजॉय फ्रीडम, जहां लोगों के पास आजादी हो, राइट, इक्वल लॉज हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, किसी के पास किसी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। दे इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ फ्रांस टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, कि उनके सपने क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो सब जो है किसके द्वारा किया गया, फिलोसोफर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें रोल ऑफ मिडिल क्लास, अनदर मेजर कॉज जो था, अब एक नई क्लास उभर कर आ चुकी थी, कौन सी, मिडिल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, सब बराबर हैं, ऐसा मत सोचो आप लोग। Another major cause was the role of the middle class who earned their wealth through expanding trade of manufactured goods being exported, ठीक है। जो उन्होंने अपनी वेल्थ कैसे कमाई थी मैम, मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेड के थ्रू वेल्थ कमाई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक नया वर्ग हमारे सामने आता, मिडिल क्लास, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है किस में मैम, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक में। तो ये सब रीजन थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। चलिए क्वेश्चन 2, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन से बेनिफिट किसको मैम, ऑब्वियसली रेवोल्यूशन हुई है, कौन कर रहा है, थर्ड स्टेट वाले करे, तो इनको क्या होगा, बेनिफिट होगा मैम, सही में। विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू
रिलिंक्विश पावर, किसको बोला गया पावर छोड़ने के लिए? एंड विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन? ऑब्वियसली क्लर्जीज खुश नहीं होंगे क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद उनकी प्रिविलेजेस छीन ली गई थी। तो ये सब सिचुएशन जो है कहाँ हो रही है मैम? फ्रांस में। द मिडिल क्लास और द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, मिडिल क्लास और जो रिचर मेंबर हैं कहाँ के? थर्ड एस्टेट के, कंसिस्टिंग ऑफ क्या, कौन कौन है, कौन कौन से? थर्ड एस्टेट में ऐसा नहीं था कि सारे ही गरीब थे, वहां कुछ अमीर लोग भी थे जो कि मर्चेंट्स हैं मैम, ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स हैं, एंड रिच पीजेंट्स बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सब बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिटेड थे किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्यूडल ऑब्लिगेशन वर नो लॉन्गर टू बी ऑनर्ड बाय द थर्ड एस्टेट। जो थर्ड एस्टेट है वो क्या करी थी? जो फ्यूडल, ठीक है, फ्यूडल का जो जितने भी फ्यूडल ऑब्लिगेशंस को जो है अब वो ऑनर नहीं कर रही थी, अब वो किसी तरीके की जिम्मेदारियों को नहीं मान रही थी। टाइथ द टैक्स गिवन टू द चर्च वर अबॉलिश्ड, और उन्होंने जो चर्च को टैक्स दिया जाता था, कौन सा? टाइथ मैम, उसको भी खत्म कर दिया। अब चर्च को कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इवन चर्च की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी कन्फिस्केट कर लिया गया, राइट। द क्लर्जी एंड नोबेलिटी जो थे, ठीक है, द क्लर्जी एंड नोबेलिटी वर द ग्रुप्स विच फोर्स टू रिलिंक्विश द पावर। इनको ही बोला गया भाई अब आपकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं, अब आप बराबर हैं, राइट। नाउ दे कुड नॉट कलेक्ट टैक्स, अब वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड देयर लैंड्स वर कन्फिस्केटेड। आपको पता है जब इनकी लैंड ली गई थी तो उस टाइम पे 2 बिलियन लीवर्स की लैंड और मतलब सारी जो प्रॉपर्टी है, एसेट इकट्ठा किए गए थे वर्थ 2 बिलियन लीवर्स। 2 बिलियन लीवर्स बहुत होता था उस टाइम पे। जब क्लर्जी जो थे उनसे जो लैंड वगैरह कॉन्फिस्केट की गई थी, जब्त की गई थी, तो पता चला था कि अबाउट, और वो भी पूरे तरीके से नहीं, 2 बिलियन लीवर्स की जो है एसेट उस टाइम पर मिले थे क्लर्जी से। The poorer section of the third estate and women were disappointed. आपको क्या लगता है पुअर स्टेट की जो वुमेन्स क्यों डिसअपॉइंट थी? क्योंकि वुमेन्स ने पूरे स्ट्रगल में पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, जहाँ जहाँ एसोसिएशन होती थी वो वहाँ वहाँ रही, लेकिन वुमेन्स को किसी भी, उनको लगता था कि कोई भी आएगा, चाहे नेशनल असेंबली आई, किसी ने भी वुमेन राइट्स की बात नहीं कही। कुछ रेवोल्यूशनरी वर्क ज़रूर हुए वुमेन्स की साइड में, लेकिन जिस तरीके से वो चाहती थी उस तरीके से उनके लिए काम नहीं हुआ। The poorer section and the third estate women were disappointed with the outcome of the French Revolution because their aspirations were not properly fulfilled. जो उन्होंने सोचा था वो उनको नहीं मिल पाया। वो चाहती थी उनको भी पॉलिटिकल राइट मिले, उनको भी वोटिंग राइट मिले, वो तो जाके 200 अगले 200 साल तक नहीं मिले। 1946 में जाके वुमेन को फ्रांस में जो है वोटिंग राइट्स मिले। एग्जाम्पल, वुमेन वर नॉट गिवन द वोटिंग राइट्स। मैंने अभी आपको बताया वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। पुअर मैन हु डिड नॉट हैव फुलफिल्ड प्रॉपर्टी और हु डिड नॉट पे टैक्सेस वर नॉट अलाउड टू वोट। जिनके पास, पुअर मैन पे भी उन्हीं को वोटिंग राइट दिए गए जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से जो पुअर थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया था तो वुमेन और जो पुअर पीपल थे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे उस कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। क्या जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया लोगों को और उस दुनिया को? अगर हम लोग देखें हमारे अंदर वो एक नेशनल, जब हम 10th क्लास में नेशनलिज्म इन यूरोप भी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि एक नेशनलिज्म का जो स्पार्क है पूरी दुनिया में लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। फिर आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फटर्निटी वो पूरी दुनिया को देने के लिए किसने मतलब इंस्पायर किया है? हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इवन हमारे देश के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय भी इंस्पायर्ड थे किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की बात
वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने? तो मैम आइडियाज ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो है हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। फ्रांस में जो भी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली जाती है, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी होती थी उसका इम्पैक्ट बाकी की यूरोपियन कंट्रीज पे ज़रूर पड़ता था। ठीक है, ये ड्यूक मेटरनिच की एक स्टेटमेंट है जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये था कि कोई भी नेशनलिज्म की हलचल फ्रांस से शुरू होती थी, उसका स्पार्क आसपास के नेशंस पर भी देखने को मिलता था। राइट तो अगर हम बात करें these spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system were abolished। और feudal system को भी abolish किया गया क्योंकि फ्रांस में किया गया तो बाकी लोगों को भी समझ आया और वहाँ पर बाकी कंट्रीज़ में जो लोग थे वो बाहर आए इन फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ पर भी उस चीज़ों को अबॉलिश किया गया। समझ आने लगा लोगों को चीज़ें सही नहीं हैं। अगर फ्रांस इंडिपेंडेंट हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। इट इंस्पायर्ड द जर्मन्स, इटालियंस एंड ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो देयर ऑपरेसिव रिजीम्स। अगर हम लोग बात करें इसने इंस्पायर किया किसको? जर्मन्स को, इटालियंस को, ऑस्ट्रियंस को, बाकी अदर यूरोपियन नेशंस को भी, कि वहाँ पर ये जो मोनार्की सिस्टम इसको ख़त्म किया जाए और एक कंट्री, वो एक नेशनलिज्म का स्पार्क है और लोग जो है अपने बारे में सोचें। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना केवल अपने ही कॉन्टिनेंट में, यूरोप में ही इंस्पायर्ड द स्ट्रगलिंग नेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। भाई एशिया वाले भी तो स्ट्रगल कर रहे थे, अफ्रीका वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे, हु वर ग्रोनिंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज। ठीक है, हमें पता है कि जो कॉलोनी, जैसे हमारे ऊपर कौन थे? ब्रिटेन थे, ब्रिटिशर्स थे ना हमारे ऊपर, और अदर यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे यहाँ पे आके रूल कर रही थी। तो हमें भी वो, देखिए हमने भी कोई नेशनलिज्म ये थोड़ी एकदम से शुरू कर दिया, जगह जगह पर इवेंट्स होते गए, लोगों को पता चलता गया और इन चीज़ें इंस्पायर होती गई और लोगों में वो एक स्पार्क जो है आता गया। अगर वहाँ हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? राइट। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर two example of individual who responded to ideas coming from the French Revolution। अगर इंडिया में बात करें तो ये दो लोग बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। कौन? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो इंस्पायर थे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से और फ्रांस के लोगों से। राइट, draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। ठीक है, आज कुछ हम डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं, जो आए हैं कहाँ से? फ्रांस रेवोल्यूशन से, जो फ्रेंच की रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ से। राइट तो कौन से? वी कैन ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक तो राइट टू इक्वालिटी, भाई सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। फिर राइट टू फ्रीडम की बात हुई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात अगर करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। राइट और राइट टू जस्टिस की बात अगर करें, ये सभी वो राइट्स है जो आज हमें देखने को मिलते हैं। राइट और ये किसकी, कहाँ के ट्रेसेस हैं? ये हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ट्रेसेस हैं। राइट तो ये सब बातें हमने कहाँ से सीखी मैम? हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखी। Would you agree with the view that the message of universal right was beset with the contradiction explained? क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? Right? Would you agree with the view? ये जो मैसेज है क्या हम इससे अग्री करते हैं? जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं मैम?
यूनिवर्सल राइट्स की। एक साइड हम बोलते हैं सबके पास बराबर के अधिकार है, लेकिन एक साइड ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है, मतलब हम इसका विरोध भी करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप देखें, जैसे आप फ्रांस की ही सोसाइटी की बात करें, एक साइड वहां की नेशनल असेंबली इक्वालिटी की बात कर रही थी। किसकी बात कर रही थी? इक्वालिटी की बात कर रही थी। लेकिन जब वोटिंग राइट्स की बात आई तो वुमेन तो उसका पार्ट ही नहीं थी। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? एक साइड हम क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो इक्वालिटी है, लेकिन और भी छोड़ो, वुमेन्स की बात भी नहीं करते हैं। वहां पर जब वोटिंग राइट्स दिए गए तो किस तरीके से दिए गए? जो 25 से अबव होगा, चलिए वो तो समझ आता है, लेकिन जो 3 दिन तक की वेजेस को एज अ टैक्स पे करता होगा, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये इक्वालिटी है? नहीं ना। तो जहां इक्वालिटी की बात करते हैं वहां क्या हमेशा पूरे तरीके से इक्वालिटी होती है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। यस, द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट्स की जब हम बात करते हैं वॉज कॉन्ट्राडिक्टिंग है अपनी ही लैंग्वेज में, ठीक है। इट टॉक अबाउट द यूनिवर्सैलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड बट एनफोर्स डिस्क्रिमिनेशन बाय इट्स डिबेशियस एंड वेग वर्डिंग, ठीक है। हम एक तरीके से बात करते हैं कि भाई इक्वालिटी सबके लिए है, राइट। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल राइट, सबके लिए बराबर है, लेकिन कहीं कहीं जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है नहीं, ये जो हम बोल रहे हैं वो पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, लेकिन उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है जिस तरीके से हम पूरे तरीके से बोले भाई सबको इक्वालिटी है, सबको बराबर का अधिकार है। चलो बाकी छोड़ो, हम अपनी ही अगर संसद की बात कर ले, क्या वुमेन्स को अभी भी 1/3 सीट्स रिजर्व है? राइट, इक्वालिटी नहीं है, पर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, मेनी आइडियाज इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन and citizens were replete with the dubious meaning. For example, the law has the right to forbid only action injurious to society, had nothing to say about criminal offenses against other individuals. कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उन की बात की जाती है कि उन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे जो सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, वो एक्शन की बात की जा रही है। बस इक्वालिटी किस तरीके से राइट्स की बात करिए, जो पूरी सोसाइटी को हार्म करेगा वो गलत है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी सोसाइटी को हार्म करे तो वो चीज़ गलत है। लेकिन कोई मान लीजिए किसी एक इंसान के साथ, इंडिविजुअल के साथ वही डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा उसके लिए, वहाँ इक्वालिटी की बात खत्म हो जाती है, राइट। द डिक्लेरेशन स्टेटेड दैट लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, all citizens have the right to participate in its formation. लॉ क्या कहता है? जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वालिटी कहाँ से आएगी? इक्वल राइट्स कब आएंगे? जब जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट्स दिया जाएगा, किसका मैम? पार्टिसिपेट करने का, राइट, उसके फॉर्मेशन में। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और जितने भी सिटीजन हैं वो इक्वल है। बट व्हेन फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग मेन who did not pay sufficient taxes, women and men under the age of 25 were not allowed to vote at all. फिर किस बात की हम किस तरीके से बोल रहे हैं कि इक्वल राइट्स की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है? देखो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि हम जहां बात करते हैं सबको राइट्स सबके लिए एप्लीकेबल है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम फ्रांस के ही टर्म में देखे जाए तो क्या बोला गया था कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, वुमेन को तो राइट ही नहीं दिया गया वोटिंग का, और 25 से कम वालों को भी राइट नहीं दिया गया, ऊपर से उनको भी राइट नहीं दिया गया जो 3 मतलब टैक्स पे नहीं करते, कितना इक्वल टू 3 दिन की वेजेस का। तो कहाँ से कहे कि इक्वालिटी, राइट। हेंस बाय दीज यूनिवर्सल राइट्स पुअर एंड वुमेन वर नेग्लेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओनली अवेलेबल फॉर द रिच पीपल। ये हमने उस टाइम पर देखा था, और यह वहाँ के पुअर लोगों को भी रियलाइज हो गया था। इसीलिए तो क्या बनने लग गए वहाँ पे मैम? पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए जो पुअर लोगों के, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी, अरे ये जो बना है ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के लिए है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, आप राइज ऑफ नेपोलियन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। 1804 में नेपोलियन जो है वहां पे फिर से, अब डिक्टेटरशिप बोलो, मोनार्की ले लो, उसने एग्जिस्ट कर दी, और उसके बाद उसने जो है धीरे धीरे अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोला। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे चेंजेस भी किए, पॉजिटिव चेंजेस भी किए, जैसे कि मैम वो एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का सिस्टम लेके आए, राइट, इंक्लूडिंग डेसिमल सिस्टम भी उसका पार्ट था, राइट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के लिए पॉजिटिव की, लेकिन धीरे धीरे लोगों में मिक्स फीलिंग आई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होने लगी। लेकिन उनके मेजर्स का इम्पैक्ट लोगों पर काफ़ी टाइम तक रहा यूरोप में, और वो जो है मॉडर्नाइजर और लिबरेटर कहे जाने लगे। कहाँ के? हमारे फ्रांस के। और बाद में इन्हीं की फोर्सेस को इन्वेडिंग फोर्सेस भी कहा गया था। आफ्टर फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1792, हमने देखा था फ्रांस मोनार्की से क्या बना मैम? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या बना मैम? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक बनने पे तो सबको सही मिलना होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे एक इंसान आए जो जैकोबियन क्लब के लीडर थे। कौन मैम? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम पीरियड था ना मैम, नहीं, वो तो हम याद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना खतरनाक टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोलते थे। अब जब इस तरीके का रूल आया, बाद में डायरेक्टरी भी आई वहाँ पर, लेकिन वो डायरेक्टरी भी सही तरीके से नहीं चल पाई। तो अब क्या हुआ? उसका फ़ायदा उठाया गया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वहाँ पर आ गए। आफ्टर फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1792, द देन जैकोबियन लीडर, कौन मैम? रॉबेस्पियर, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी उन्होंने ऑप्ट की। ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ autocrat himself. This led to reign of terror for the following many years. 1792 से 1793 तक लोगों को काटना बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्होंने ऐसे सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। जो भी थोड़ा भी गलत होता था उसको जो है वो ग्लूटाइन करवा देते थे। ग्लूटाइन का मतलब है उसका सिर जो है वो अलग करवा देते थे, उसकी बॉडी को बीचों बीच काट देते थे। इस तरीके की सजाएं जो है वो देने लग गए। इवन एक टाइम पे उनके लोगों को लग रहा था ठीक है, लेकिन उनके अपने ही लोग जो है डरने लग गए। बाद में क्या हुआ कि ये सेम चीज रॉबेस्पियर के साथ भी, जो उन्होंने कहते हैं ना जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई, बाद में उनके साथ भी सेम ही हुआ। लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया था। आफ्टर रॉबेस्पियर्स रूल अब क्या था? डायरेक्टरी आती है, वॉज फॉर्म्ड टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर ना रहे उसके चलते क्या बन जाती है? एक डायरेक्टरी बनाई जाती है जिसमें 5 मेंबर होते हैं जो कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, तो वो भी क्या होगा? अब एंड ही होगा। रॉबेस्पियर का एंड हो गया, रिपब्लिक रूल जो है वो एंड हो गया है। अब मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी, members of the directory often fought among themselves, खुद में लड़ रहे हैं। डायरेक्टरी के मेंबर्स भी लड़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपस में ही लड़ते जा रहे। तो क्या क्रिएट हो गया मैम? पॉलिटिकल वैक्यूम। कोई टिक ही नहीं पा रहा है ना, कोई टिक नहीं पा रहा है। दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस। एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है क्रिएट होता है जिसका फायदा उठाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। दिस वॉज अ conducive situation and Napoleon Bonaparte took the reign of power as a military dictator के रूप में वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो एज अ मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्रांस में रूल करते हैं। चलिए इसी के साथ ही हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर? यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस अब लोगों के पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हम लोगों के पास है। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ।
with this end of today's session. I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.